तो हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हमारे पास एमसीक्यूज की। ठीक है, तो टॉपिक वाइज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को पूरा पूरा कवर करेंगे फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, सो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं, तो हमारे पास जो क्राइटेरिया रहता है भाई, मैं जो चालू करता हूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उस टॉपिक से लेकर सबसे कम क्वेश्चन तक चालू करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन वाली जो सीरीज है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में थ्रू एमसीक्यूज टॉपिक वाइज जो मैंने कवर किया, वहाँ पर मैंने साफ साफ बताया कि हाँ भाई वेटेज जो है सबसे ज़्यादा किसका है, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ का है, उसके बाद पॉल्यूशन का है एंड उसके बाद स्पीसीज़ का है। तो उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्ट एंड पॉलिसीज़ की। तो यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन देखेंगे टोटल हमारे पास। ठीक है, एंड 50 क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे पूरे के पूरे जो क्वेश्चन बन सकते हैं इन्वायरमेंट एंड पॉलिसी, मतलब एक्ट एंड पॉलिसीज, जो इन्वायरमेंटल एक्ट एंड पॉलिसीज है। ठीक है, एक्ट एंड पॉलिसीज मतलब दी सारे इन्वायरमेंटल एक्ट्स एंड पॉलिसीज। ओके, सो इसकी बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं यार। कंसिडर द फॉलोइंग लॉ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द अबव एक्ट हैव बीन और हैव सम बियरिंग ऑन द अथॉरिटी ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इनमें से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे कौन कौन से एक्ट की बियरिंग है, ये हमसे पूछा गया है। तो मतलब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है उसके अंदर कौन कौन से लॉज इंक्लूडेड है, ये हमसे एक तरह से पूछा गया है ना। कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो कोई भी सिविल केसेस, जो कि ये 7 लॉ के अंदर आते हैं, 7 लॉज हैं हमारे पास, ऐसे 7 लॉज हैं, उनके अंदर यहाँ पे ये सुलझा सकता है उसको। और वो 7 लॉज कौन कौन से हैं भाई, ठीक है, उसमें 7 लॉज बहुत सारे हैं, बट इसमें कौन सा नहीं है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि है बियरिंग है पूछा। तो 7 लॉस यहाँ पे कुछ है, फिर उसका कुछ नहीं होंगे तो बता दूंगा मैं। तो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो हमारे पास नहीं आता भाई 1927 का। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है ना भाई, ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी हमारे पास किसके अंदर नहीं आता है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एनजीटी के अंदर नहीं आता। एंड फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन जो 1980 में आया था, यस बिल्कुल सही बात है। देखो फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 नहीं आता एनजीटी के अंदर, बट हाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का वो आता जरूर है यार। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ये भी आता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमारे पास जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का, ये भी आता है भाई। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इट ऑल्सो कम्स अंडर दी एम्बिट ऑफ एनजीटी। ठीक है, एंड हमारे पास जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, वो इसके अंदर नहीं आता, याद रखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 एक्ट बताए हैं। इन 4 के अलावा हमारे पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ वाटर एक्ट ऑफ 1974, ये एक हो गया। तो 4 प्लस ये 5वां, 6वां नंबर का हमारे पास क्या है, वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977, वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977 ये आता है। और 7वां जो लॉ है वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट ऑफ 1981। तो ये हमारे पास ये 7 एक्ट जो है वो एनजीटी के अंदर आते हैं। तो आपको जो आते हैं तो आपको याद रखा, बस बात बात आपको कंफ्यूज किया जाएगा, बार बार कंफ्यूज किया जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को देखते हुए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनजीटी के अंदर नहीं आता, याद रखना। ठीक है, और आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके बीच में। ठीक है, तो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो नहीं आता, बट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो आता है, एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं आता। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज 3, 4, 5, 6। इन ये जो है ना, ये सब की बियरिंग होती है एनजीटी के अंदर। कोई भी अगर सिविल केस आ रहा है तो उसको एनजीटी देखेगा भाई। ठीक है, तीन चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो यहाँ पे नहीं आता। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ कौन सा, 1927 का, ये नहीं आता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो नहीं आता 1972 का। एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं आता, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, ये तीनों नहीं आती भाई किसके अंदर, एनजीटी के अंदर। ये हमको दिमाग में रखना है, दिस डज नॉट कम्स अंडर एनजीटी। क्वेश्चन नंबर 2 है विद रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। हमको बात करनी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जेनेसिस ऑफ द एक्ट इज इन द आर्टिकल 48A एंड 51AG ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या यहाँ पे ये हमारे पास आर्टिकल 48A में बताया गया है, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 48A में बताया गया है, हमको फॉर कंजर्व करना है ना। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी है यार, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी है भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात में। तो ये हमारे पास ये दोनों से इसका जेनेसिस है, एक तरह से उन दोनों को देखते हुए यहाँ पे इसको बनाया गया है। The Act empower the civil court to entertain any suit or proceedings in respect of an action or order issued by the central government.
देखो भाई ये जो एक्ट है इट इज़ डिबार फ्रॉम द सिविल कोड, है ना, मतलब ये डिबार करता है सिविल कोड को फॉर हैविंग एनी जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी स्वीट्स और प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट एक्शन, डायरेक्शन या फिर ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सिविल कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो क्या कर पाए, कोई भी एक्शन ले पाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इशू किया है उसके अंदर, ये सब चीज़ हमारे पास एनजीटी के अंदर है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। तो भाई जो हमारे पास आर्टिकल 48A है वो क्या बोलता है ये हमको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना कि आपसे कोई भी आर्टिकल ये लिखा गया है, कुछ स्टेटमेंट लिख के दे देता है, जैसे कि हमारे पास स्टेट लिखता है, ठीक है। आर्टिकल 48A लिखता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। स्टेट की बात होती है ना, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेगा एंड सेफ गार्ड करेगा किसको, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। एंड हमारे पास 51A क्लॉज G या फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट का जो G नंबर क्लॉज है वो क्या बोलता है ना, ये बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यहाँ पे सिटीजन की बात करता है, ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने की बात करता है, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, इसमें इन्वायरमेंट में कौन आएगा, फॉरेस्ट आएगा, लेक्स आएंगे, रिवर्स आएंगे, वाइल्ड लाइफ आएंगे, एंड यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स की बात करता है, याद रखना यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स की बात करता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों में यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। सो दिस इज DPSP एंड दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो लोगों को सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना भाई, हमको एक कंप्रीहेंसिवली, एक कलेक्टिवली पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है उसको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 किया यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये एक्ट, जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके बारे में हमको बताना है। द टर्म माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। क्या इसके अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन किया गया है? बिल्कुल डिफाइन किया गया है। इसमें बोला गया कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बैम्बू हो गया, है ना, हमारे पास हनी हो गया, वैक्स हो गया, कोकून हो गया, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है यार। सो इट इज करेक्ट। द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट दैट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर, जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसका हमारे पास नोडल एजेंसी जो इसको इम्प्लीमेंट करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं है भाई, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। Okay, the Gram Panchayat has been designated as the competent authority for initiating the process of determining the nature and extent of individual or community forest right। बिल्कुल गलत बात है यार, यहाँ पे ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत नहीं है जो कि competent authority है, इट इज ग्राम सभा। ओके, सो 3 यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 4 है, गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट सम चेंजेस इन द कैटेगराइजेशन ऑफ बैम्बू। इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कैटेगराइजेशन ऑफ बैम्बू उसके कुछ चेंजेस लाया गया, उसके बाद हमको बताना है कि सही क्या है, ठीक है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 वॉज अमेंडेड टू रिमूव बैम्बू फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ टिम्बर एंड एनलिस्टेड इट अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रास। देखो भाई, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको अमेंड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको अमेंड नहीं किया गया है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो था हमने देखा, जो कि आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एनजीटी था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि हमारे पास 1927 का है, उसको अमेंड किया गया, और वो पहले टिम्बर के कैटेगरी में था, अब उसको ग्रास कैटेगरी में रख दिया गया है। द बैम्बू ग्रो इन फॉरेस्ट एरिया कंटिन्यू टू बी डिफाइंड एज टिम्बर। बिल्कुल सही बात है, जो फॉरेस्ट एरिया में जो बैम्बू ग्रो कर रहा है उसको टिम्बर ही माना जाएगा, तो उसको थोड़ा वहाँ पे रेगुलेशंस है यार, ठीक है। मतलब जैसे मेरे गांव में एक जो ग्रो कर रहा है उसको हम बैम्बू को टिम्बर नहीं मानेंगे, उसको हमें कहाँ पे ग्रास मानेंगे, काट सकते हैं उसको। द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 क्लासीफाइज बैम्बू एज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में हमारे पास टिम्बर क्लासीफाई किया गया है एज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है, ये करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल एक्ट्स। हमको इन्वायरमेंटल एक्ट्स की बात करनी है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, ये सब चीज़ें के बारे में पूछा गया है। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव एक्ट एम्पावर दी CPCB। इनमें से कौन कौन सा एक्ट जो है
एम्पावर करता है सीपीसीबी को, ये हमसे पूछा गया, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कौन कौन एम्पावर करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट बिल्कुल एम्पावर करता है यार, ठीक है। हमारे पास जो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 का ये भी एम्पावर करता है, बट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का ये एम्पावर नहीं करता, ठीक है। फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये भी एम्पावर करता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बिल्कुल एम्पावर करता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, C1, 2, 4 एंड 6 जो है वो एम्पावर करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। बाकी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो एम्पावर नहीं करता, थोड़ा सा अलग ही चीज़ है उसके बारे में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी थोड़ा सा अलग ही चीज़ है यार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स। कुछ पॉल्यूटेंट्स दिए हैं भाई, हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ दी पॉल्यूटेंट्स आर कॉमन टू दी बोथ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना AQI एज वेल एज दी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारे पास NAAQS है, उसके अंदर हमारे पास क्या पूछा गया है, कॉमन कौन है दोनों में, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कौन कौन आता है, और हमारे पास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहाँ पे कौन कौन आता है। तो हमारे पास जो AQI है उसमें 8 पॉल्यूटेंट आते हैं, और NAAQS के अंदर हमारे पास 12 पॉल्यूटेंट आते हैं यार, ठीक है। तो हमारे पास जो AQI है वहाँ पे कौन कौन आता है, AQI में हमारे पास 8 पॉल्यूटेंट्स आते हैं, जिसमें हमारे पास PM याद करने का तरीका है, PM10 याद रख लेना, फिर PM2.5, फिर SO2 NO2, ओके, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और लीड, फिर अमोनिया एंड ओजोन। इस प्रकार से याद रख लेना, 3-3, 2-2, है ना। तो PM तो ये AQI के अंदर हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है NAAQS, इसके अंदर 12 पॉल्यूटेंट आते हैं, है ना। 12 पॉल्यूटेंट में कौन कौन है भाई, SO2 NO2 तो यहाँ भी है, SO2 NO2 यहाँ भी है, PM10 यहाँ भी है, PM2.5 यहाँ भी है, मतलब ऐसे लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा, PM10, PM2.5, SO2 NO2, ओके, अमोनिया यहाँ भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ भी है, लीड यहाँ भी है, अमोनिया यहाँ भी है, ओजोन यहाँ भी है, ओजोन यहाँ भी है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, आर्सेनिक एंड निकल यहाँ पे कॉमन है, उसके साथ साथ बेंजीन है, और उसके बाद बेंजोपायरीन है। तो ये 4 एक्स्ट्रा यहाँ पे हैं, ठीक है। तो PM10 इज कॉमन, आर्सेनिक दोनों में है क्या, नो, आर्सेनिक दोनों में नहीं है, लीड दोनों में है बिल्कुल, निकल दोनों में है नहीं है, बेंजीन दोनों में नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में है यस, अमोनिया दोनों में है। तो करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 6, 7, 1, 3, 6, 7 हमारे पास किस में है भाई, आंसर हो जाएगा D, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हमको बात किस करनी है, EPA की बात करनी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करनी है। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, EPA एक्ट कैन बी इन्वोक्ड इन केस ऑफ डैमेज टू अ प्रॉपर्टी ड्यू टू हैजार्डस सब्सटेंस। सपोज करो कोई भी प्रॉपर्टी को डैमेज अगर हो रहा है हैजार्डस सब्सटेंस से, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुआ था, तो एक हैजार्डस सब्सटेंस की वजह से हमारी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, तो उस समय इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनफोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल एनफोर्स कर सकते हैं। उसी भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जो है, तो उसको देखते हुए हमारे पास है ना एक बहुत बड़ा कारण था EPA लॉन्च करने का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च करने का 1986 में। तो ये बिल्कुल सही बात है यार। The administration and authority under this act are divided among the center and the state government। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो अथॉरिटी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वो पूरी की पूरी किसके पास है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी यहाँ पे मेजर रोल नहीं है यहाँ पे। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 ओनली, आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 8 है, द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आर डिफाइंड एज एरिया दैट आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इनवायलेट फॉर द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है CWH जो है ना, दे आर डिफाइंड एज व्हाट, इन एरिया को क्या को बोलते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल हैबिटेट और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। यार ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या होता है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऐसे एरियाज होते हैं है ना, जिनको हमको बचा के रखने की जरूरत है। दे आर कीप्ड इनवायलेट फॉर द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड दे आर डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो हमारे पास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। सो दे आर डिफाइंड अंडर दी
स्केड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलपर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो कि 2006 में आया था भाई, है ना। बिकॉज नेशनल पार्क को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो याद रखना भाई दो चीज़ें, है ना, कि और भी कहाँ कहाँ पे चीज़ें को डिफाइन किया गया। आपसे ये पूछे कि बताओ भाई जो हमारे पास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो स्केड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलपर एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। आपसे पूछे कि भाई एरिया ऑफ नेशनल पार्क क्या है ना, मतलब ये जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होते हैं ना, वो नेशनल पार्क के ही एरिया होते हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आर द पार्ट ऑफ द नेशनल पार्क इटसेल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द कंजर्वेशन पर्पस। एजेंसी कौन है भाई, याद रखना, जो हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एक्ट के अंदर हमारे पास जो नोडल मिनिस्ट्री है वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, तो लोग कंफ्यूज होकर यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लगा देंगे, ठीक है। बट जो हमारे पास CWH है वो कौन नोटिफाई करेगा, CWH को कौन नोटिफाई करेगा, इट इज नोटिफाइड भाई। आपसे ये पूछा है इसको नोटिफाई कौन करता है, तो इसको नोटिफाइड करता है जो हमारे पास इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 9 है विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि 1980 में आया था, जो कि आउटसाइड द एम्बिट ऑफ NGT है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एक्ट क्लियरली डिफाइंस द टर्म डीम्ड फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इसके अंदर साफ साफ डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है क्या, ना ना ना। डीम्ड फॉरेस्ट ऐसे एरियाज होते हैं जो कि 1% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड को कवर करते हैं, है ना। एंड कंट्रावर्शियल सब्जेक्ट है कि भाई क्या बोलेंगे डीम्ड फॉरेस्ट। इसको कॉन्सेप्ट जो डीम्ड फॉरेस्ट था वो कहीं भी क्लियरली किसी भी लॉ में नहीं बताया गया है, ठीक है। ये स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है कि किसको डीम फॉरेस्ट, किसको भी सपोज करो 10 पेड़ है उसको डीम फॉरेस्ट मान लिया किसी ने 100 पेड़ है वहाँ को डीम फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट माना है, डीम मतलब मान लिया कि ये फॉरेस्ट है, लेकिन ये अलग जगह अलग है। इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन दिस एक्ट। The act stipulates that prior approval of the central government is essential for the diversion of the forest area for non-forestry purpose by the state government. बिल्कुल सही बात है। ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो बोलता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो, ठीक है। सो बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पर पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बताया गया है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है क्लियरली डिफाइंस, नो इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। सो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है दी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। हमको बात करनी है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क की, जो कि न्यूज़ में देखने को मिलता है यार। तो देखो भाई मैं नहीं बोलूँगा कल की न्यूज़ में, परसों की न्यूज़ में, तब 2-3 साल की न्यूज़ में हमारे पास देखने को मिला भाई ये जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या समझते हो, किसके साथ एसोसिएटेड है, ये हमसे पूछा गया। नाम से ही समझ आता है काम उसका। तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट भी करना है, इफेक्टिवनेस भी देखना है और कैसा इफेक्ट जो था वो आया है उसका इवैल्यूएट करना है। तो इसके बारे में आप क्या समझते हो, ये हमसे पूछा गया है। सो द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड इवैल्यूएशन इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें हमारे पास नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, इसके साथ ही एसोसिएटेड है यार, ठीक है। और याद रखना इसको लॉन्च किसने किया, इसको रिलीज कौन करती है भाई, इसको रिलीज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स। हमको बात सी करनी है भाई, हमको बात करनी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स की 2017 में जो आए थे। तो ऐसा मत समझना इन्फॉर्मेंट के अंदर आज जो प्लेलिस्ट 2024 दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर जो न्यूज़ में रहेगा भाई। इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहती है ना वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। तो 2017 की जो चीज़ थी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमारे पास रिसाइकल जो प्लास्टिक वेस्ट 2022 में जो न्यूज़ रूल्स आए थे वो इतना इंपॉर्टेंट है कि 2024 के लिए भी बहुत रिलेवेंट है वो। तो ऐसा नहीं सोचने का कि भाई एक साल के अंदर है वही काम आएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो हमको कवर करना है। अब जो हम कवर कर रहे हैं हम चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस एक्सटेंट तक डिप में घुस जा रहा है एग्जामिनर, वो हमको यहाँ पे सीखना है। सो अकॉर्डिंग टू द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 में जो आए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड की डेफिनेशन में कौन कौन आ रहा है भाई, वेटलैंड की डेफिनेशन में कौन कौन आ रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। नेचुरल पैटलैंड जो होते हैं वो हमारे पास किसके अंदर आते हैं यार, है ना। मार्श हो गया, फैन हो गया, पैटलैंड हो गया या फिर वाटर हो गया, ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं, वेटलैंड के अंदर आते हैं। जो इनंडेटेड पैडी फील्ड्स है, खेत है जो हमारे पास धान के, वो हमारे पास वेटलैंड के अंदर आएंगे क्या, नहीं आएंगे भाई।
ठीक है। आर्टिफिशियल टैंक्स फॉर एक्वाकल्चर, आपने सपोज मछली पालन करने के लिए कोई टंकी उगाई है, उसमें आपको बोलेगा ये वेटलैंड है, तो गलत बात है यार, है ना। लगून्स एंड क्रिक्स, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज वेटलैंड एक्ट एज ए किडनी ऑफ दी, है ना, इन्वायरमेंट या फिर इकोसिस्टम बोल सकते हो। तो आप समझना वो फिल्टर करेगी, आप टंकी में पानी रखोगे तो वैसे फिल्टर करेगा चीज़ों को। तो मार्शेस एंड फैन, बिल्कुल सही बात है, मार्शेस एंड फैन जो होते हैं वो भी हमारे पास वेटलैंड की डेफिनेशन में आते हैं यार। ब्रैकिश या फिर सॉल्ट वाटर जो लेक्स हैं वो हमारे पास आते हैं। परमानेंट या फिर टेम्पररी लेक्स हैं वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। इसके अंदर पैडी फील्ड्स नहीं आते, रिवर चैनल्स नहीं आते, सॉल्ट प्रोडक्शन वाले एरिया नहीं आते, ह्यूमन जो वाटर बॉडीज है वो नहीं आते, ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमने टंकी बनाया वो नहीं आता इसके अंदर। आर्टिफिशियल टैंक्स कंस्ट्रक्टेड फॉर द इरिगेशन पर्पस, नो, दिस आर नॉट इंक्लूडेड इन द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 में जो आए थे उसके अंदर, ठीक है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 145, आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है यार, अकॉर्डिंग टू द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये, है ना। ऐसा कोई साल नहीं जहाँ पे BWA से हमारे बायोडाइवर्सिटी एक्ट से क्वेश्चन नहीं आया है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि अभी तक इतिहास में 32 क्वेश्चन आ चुके हैं भाई 10 साल में, पिछले 10 साल में, एंड 10 साल का एवरेज देखोगे तो एक साल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 3 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, है ना। मैंने बोला कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एक्ट से, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो एवरेज है हर साल वो 12 से 15 क्वेश्चन तक है यार, है ना। एंड 12 से 15 क्वेश्चन आप समझना बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है ये। तो हमको समझना क्या है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2 है, उसके बारे में कुछ चीज़ें पूछी गई है। तो जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट दूसरा होता है बे, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्स अंडर द एक्ट, मतलब जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसके अंदर जो डेफिनेशन है किसका, बायोलॉजिकल रिसोर्स का, वो क्या है, उसमें क्या क्या आते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या देखो भाई, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन एनिमल इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पास एक्ट है उसके अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की बात होती है, प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात होती है, उनके पार्ट्स की बात होती है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम द प्लांट, नो, बिल्कुल गलत बात है यार। प्लांट से जो वैल्यू एडेड मटेरियल है वो हमारे पास एक्सक्लूड किए गए हैं इसके अंदर। बाई प्रोडक्ट आते हैं, जेनेटिक मटेरियल आते हैं, बट नॉट वैल्यू एडेड मटेरियल, ओके, ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल, देखो ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ रहे हैं क्या, नो, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। हमारे पास जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनिमल जरूर आ रहे हैं, बट ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। एनिमल बोले, प्लांट्स बोले एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले, एनिमल प्लस प्लांट प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर इनके जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है, अगर इनके जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है तो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा यार, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। किसका डेफिनेशन के अंदर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के डेफिनेशन के अंदर ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं होती, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की बात नहीं होती। अगर आपसे ये पूछता कि क्या बाई प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास जेनेटिक मटेरियल के डेफिनेशन में आते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, बाई प्रोडक्ट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल का डेफिनेशन, ठीक। करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा 1 और 4, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है यार, विच स्टेट गवर्नमेंट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट द फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि पहला राज्य बना है भाई, फर्स्ट स्टेट बना है जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को इस्तेमाल किया टू जनरेट वेस्ट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, टू जनरेट वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। तो कौन सा स्टेट है भाई, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, केरला है, गुजरात है, तो इट इज महाराष्ट्र भाई, बिल्कुल सही बात है। फ्लाई ऐश समझते हो यार, जो हवा में जो उड़ रहा है, आप सीमेंट फैक्ट्री में जाओगे, है ना, आप ग्लास फैक्ट्री में जाओगे तो आपको फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है एंड आयरन होता है। तो इसको यहाँ पे यूटिलाइज करके, यहाँ पे ये वेस्ट था, इस वेस्ट से हमारे पास वेल्थ बनाया गया, किसके थ्रू, हमारे पास फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू। किसने बनाया, महाराष्ट्र ने पहली बार बनाया इंडिया के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है यार, दी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, इतने इंपॉर्टेंट है कि देखो 2 क्वेश्चन देख लिए हमने कि वेटलैंड की डेफिनेशन में क्या क्या आ रहा है, ये हमने देखा। एंड हमसे पूछा गया कि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 का जो है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है।
करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1970 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, और ये तीनों याद रखना, आपने जो पहला क्वेश्चन देखा था एनजीटी वाला उसके जैसे ही है, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द एनजीटी एज वेल, एंड यहाँ पे ये जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टूल्स के अंदर भी ये नहीं आते। इसके साथ साथ जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टूल्स हैं इसके अंदर हमारे पास स्टेट फॉरेस्ट एक्ट भी नहीं आता है ना, इसके साथ साथ हमारे पास कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन भी नहीं आता। तो करेक्ट हो जाएगा तीनों भाई, ये तीनों के तीनों दे आर नॉट एप्लीकेबल, मतलब वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट टूल्स ना, आप फॉरेस्ट जहाँ पे एक्ट है तो आपको बोलेगा भाई फॉरेस्ट एक्ट ज़्यादा बड़ा है कि वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट टूल्स ज़्यादा बड़ा है, तो फॉरेस्ट एक्ट ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है यार, द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ऑफन सीन इन द न्यूज़ हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर, जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है वो उसको किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है भाई, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द नोडल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, तो जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, ठीक है, उसकी नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है भाई, कौन सी मिनिस्ट्री के पास है, कि जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, मतलब हिमालयन इकोसिस्टम को हमको बचा के रखना है, इसको इसकी देखरेख कौन सी मिनिस्ट्री करती है यार, हाँ इसकी देखरेख कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो इसकी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिखता है यार, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लगाएंगे बट इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज है ना जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है यहाँ पे जो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद रेफरेंस टू द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार, जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार का नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, क्या कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, हाँ 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 बिल्कुल 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 सही है यार, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, स्टैट्यूटरी मतलब है ना इट इज बैक्ड बाय अ लॉ। द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट मैंडेटली टेक अप्रूवल फ्रॉम द NBWL, दैट इज नेशनल, NBWL मीन्स व्हाट, NBWL क्या है भाई, है ना नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो उससे अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है क्या, बिफोर डी नोटिफाइंग अ टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही बात है, किसी भी टाइगर रिजर्व को अगर डी नोटिफाई करना है तो आपको इसका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। नो अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द NBWL, बिल्कुल सही बात है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल के बिना आप जो है बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते, आप टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई नहीं कर सकते, तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके पास स्टैट्यूटरी बैकअप है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, बट ये एडवाइजरी रोल प्ले करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर कोई भी नियम बना रहे हैं तो, ठीक है, नॉट बाइंडिंग, इसका डिसीजन कोई बाइंडिंग नहीं है, याद रखना, कंफ्यूज किया जाएगा। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया भाई, तीनों करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, द टर्म नॉन अटेनमेंट सिटीज समटाइम्स सीन इन द मीडिया इज एसोसिएटेड विद, तो नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन से सिटीज होते हैं, नाम से समझ आ रहा है, नॉन अटेनमेंट मतलब वो बात नहीं मानते, किसकी बात नहीं मानते यार, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना, जो कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए बनाया गया है, उसकी जो बात नहीं मानते उसको बोलते हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज, मतलब जो एयर क्वालिटी डाटा में हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं हमारे पास नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। वो एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है यार, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी है जिससे हम क्या कर पाएँ, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे 20 से 30% की पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करेंगे यार, है ना, 2024 तक रिड्यूस करने की बात करते थे 2017 के मुकाबले, लेकिन जो इसको अटेंड नहीं कर पाया वो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विथ रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स, हमको
ESZ की बात करनी है, ESZ मतलब इको सेंसिटिव जोन्स, दे आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एंड सेंसिटिव एरियाज विद इन 10 किलोमीटर अराउंड द नेशनल पार्क। बिल्कुल गलत है। ओनली सब जहाँ भी दिखे वहाँ पे आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि हाँ भाई गलत हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल या फिर सेंसिटिव एरियाज होते हैं क्या वो 10 किलोमीटर के अंदर ही होंगे भाई? क्या वो 10 किलोमीटर के अंदर ही होंगे? पहले ऐसा था, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था यार इको सेंसिटिव जोन को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, बट अब के समय इसको बढ़ा के मोर देन 10 किलोमीटर भी कर सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट नाउ, दे आर नोटिफाइड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल सही बात है, केरला के रेफरेंस में न्यूज़ में था यार, बिकॉज केरला के अंदर मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता है, इसलिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। भाई अगर आपने पूरे 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 केरला को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया तो हम वहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ पे करेंगे, घर कहाँ पे बनाएंगे, हम बिल्डिंग कहाँ पे बनाएंगे, हम रास्ते कहाँ पे बनाएंगे, हम टूरिज्म का सेक्टर कैसे डेवलप करेंगे। तो इसीलिए न्यूज़ में था, न्यूज़ में जो चीज़ रहती है वही हमारे पास पूछी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब इट इज नोटिफाइड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। के ये सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। इन केस ऑफ प्लेस विद सेंसिटिव कॉरिडोर्स कनेक्टिविटी एंड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेस इवन अराउंड बियॉन्ड 10 किलोमीटर्स विद कैन बी इंक्लूडेड। हमने देखा ना भाई पहले क्वेश्चन में, है ना, 10 किलोमीटर ओनली बोला, गलत बात है। जहाँ पे इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेस देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे सेंसिटिव कॉरिडोर्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे हम 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं किसको, इकोलॉजिकली और इको सेंसिटिव जोन्स को। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं उनकी हमको बात करनी है। देयर आर मोर कंजर्वेशन रिजर्व्स देन कम्युनिटी रिजर्व्स इन इंडिया। क्या हमारे देश के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व ज़्यादा है कम्युनिटी रिजर्व से? भाई बिल्कुल गलत, बिल्कुल 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 गलत। हमारे पास कंजर्वेशन एरियाज जो है वो कम है भाई कम्युनिटी रिजर्व से। ठीक है, सो ये गलत हो गया यार, बिकॉज कंजर्वेशन रिजर्व्स अराउंड 100 हैं एंड कम्युनिटी रिजर्व अराउंड 200 हैं। ठीक है, सो ये गलत बोल रहा है यार। देयर आर मोर कम्युनिटी रिजर्व्स देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। गलत बात है भाई, हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लगभग 550 के आसपास है ना, 550 के आसपास है ये। एंड हमारे पास मैंने बताया कि कम्युनिटी रिजर्व 200 के आसपास है, कंजर्वेशन रिजर्व हमारे पास 100 के आसपास है। तो सबसे क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा उसकी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कम्युनिटी रिजर्व्स, एंड उसके बाद हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व्स। ठीक है, तो दोनों इनकरेक्ट हैं भाई। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं यार, विथ रेफरेंस टू रिसेंटली नोटिफाइड। देखो भाई मैंने जो बोला ना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन है भाई, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 क्वेश्चन पॉलिटी के मैं नहीं बोल सकते बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन हाँ इकोनॉमी के अंदर, सॉरी इकोनॉमी बोल रहा हूँ, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर तो जो ये एक्ट्स वाले क्वेश्चन है, आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन आया यार। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स की बात करनी है हमको। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया यार, करेक्ट पूछा गया है। इट प्रोहिबिट ऑल दी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल बाय 2022। क्या 2022 तक जितने भी हमारे पास लो यूटिलिटी सिंगल यूज प्लास्टिक है, हाई लिटरिंग पावर है, उनको क्या करने की बात करता है, रिमूव करने की बात करता है, प्रोहिबिट करने की बात करता है, नो। तो एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे क्या है, ऑल। जहाँ पे ऑल, एक्सेप्ट, नेवर, नन, ऑलवेज ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप समझ लेना दुनिया में खासकर तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कोई भी एक्सट्रीम चीज़ होती नहीं है यार। ठीक है, सो ये हमारे पास गलत है। ये बोलता है कि कुछ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स को यहाँ पे हम बैन करेंगे, जिसको आइडेंटिफाई कौन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नॉट ऑल। ठीक है, इसमें हमारे पास सिंगल यूज प्लास्टिक में हमारे पास कौन आता है, जो पॉलीस्टाइरीन से बना होगा वो हम इस पे क्या कर देंगे, है ना, हटा देंगे। ठीक है, जो हमारे पास जो कैंडी स्टिक है, आइसक्रीम स्टिक है, पॉलीस्टाइरीन थर्माकोल है फॉर डेकोरेशन, उनको नहीं बैन करना है भाई। ठीक है, सो कुछ नोटिफाइड जो कि पॉलीस्टाइरीन से बने हैं, एक्सपांडेड पॉलीस्टाइरीन से बने, जिनके पास हाईलाइटिंग पोटेंशियल है, उनको। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सम प्लास्टिक पैकिंग वेस्ट आर नॉट कवर अंडर दी फेज आउट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। बिल्कुल सही बात है, कुछ प्लास्टिक जो हमारे पास यहाँ पे आइटम्स जिनमें से हम उसको कवर करने के लिए, किसी को रैप करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो नॉट कवर्ड है इस एक्ट के अंदर। बिल्कुल सही बात है यार,
इन द 4th यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली हेल्ड इन 2019 इंडिया हैड पायलटेड और इंडिया हैज़ पायलोटेड अ रेजोल्यूशन ऑन एड्रेसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है यार। यूएन ये जो हमारे पास इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली है उसके अंदर हमने बात की कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को यहाँ पे रोकेंगे यूज़ को, है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो भाई, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। नॉट ऑल extended producer responsibility being brought out have been or has been given legal force through this amendment rule। क्या यहाँ पे extended producer responsibility को legal force दिया गया? बिल्कुल सही बात है। extended producer responsibility मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक को उसी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको डिस्पोज ऑफ भी करे, तो बिल्कुल सही बात है। इट विल नॉट अलो यूज रीयूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स ड्यू टू एनी कंडीशन। गलत बात है यार, है ना। ये रीयूज़ करने की बात करता है, ये अलो करने की बात करता है, और हम लोग बोलता है, देखना याद रखना, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल ये बोलता है कि हमको प्लास्टिक जो कैरी बैग इस्तेमाल करने हैं, पहले वो 50 माइक्रोन्स था, अब उसको क्या कर दिया गया है, पहले 50 था, अब उसको 120 माइक्रोन से ऊपर ही कैरी बैग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। So it will not allow reuse of plastic carry bags due to any condition। no it is allowing। जो हमारे पास इंक्रीज थिकनेस है, जो हमारे पास मोर देन 120 माइक्रोन है, उसका हम रीयूज कर सकते हैं यार। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट तो हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जो कि आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एनजीटी है क्या। फिर देख लेते हैं भाई एनजीटी के अंदर कौन कौन से नहीं आते। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता भाई इसके अंदर, है ना। हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का नहीं आता, एंड फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 एनजीटी के अंदर नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ों को, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको बार बार करनी पड़ती है यार। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके बारे में हमको बताना है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी। के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है पूरे पूरे इंडिया में चलता है, पूरे पूरे इंडिया में चलेगा क्या, है ना। एक्सेप्ट ये बोल रहा है यार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गलत बात है। ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ द इंडिया, ऐसा नहीं कि अंडमान एंड निकोबार में नहीं चलेगा, अंडमान एंड निकोबार में भी चलेगा और पौंडीचेरी के अंदर भी चलेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। बट हाँ ये सही है कि वो अपने लिए डिफरेंट प्रोविजंस बना सकते हैं अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से। बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी वाइल्ड एनिमल एज वर्मिन। ना इट इज ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि बता सकता है कि भाई कौन वर्मिन है, कौन एकदम बोल सकते हो जंगली है, या फिर आप बोल सकते हो दरिद्र जानवर कौन सा है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तो कोई सॉरी इनकरेक्ट तो पूछा गया, इनकरेक्ट हो जाएगा, दोनों इनकरेक्ट है। तो हमसे याद रखना क्या पूछा गया बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। देखो भाई मैंने बोला 2002 का जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो द प्रोविजंस विच मेड ऑफेंस अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल वेल डिलीटेड। कॉग्निजेबल मतलब समझना संज्ञेय अपराध, ठीक है, मतलब जिसमें माफी नहीं मिलती। नॉन बेलेबल जिसमें बेल नहीं मिलता। कॉग्निजेबल ऑफेंस लाइक मर्डर, रेप, है ना, ये सब क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। अभी तो हमारे पास रैगिंग इज ऑल्सो कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बेल नहीं मिलता यार, तो यहाँ पे ये संज्ञेय अपराध है। तो जो हमारे पास पहले जो प्रोविजन से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर वहाँ पे जो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल प्रोविजन थे उसको डिलीट कर दिए, क्या, बिल्कुल डिलीट कर दिए। उसमें पेनल्टी लग सकती है अप टू 1 करोड़, याद रखना भाई, अप टू 1 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है, तो इसको डिलीट कर दिया गया। पहले प्रोविजन था अब नहीं है। एक्ट डायरेक्ट जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था उसमें ये प्रोविजन था, अब 2021 के बाद ये प्रोविजन नहीं है, हटा दिया गया। द एक्ट डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। देखो भाई जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज करेगी, ये इस एक्ट के अंदर नहीं था भाई, ये जो था वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के अंदर था, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमको 2021 के बारे में बात करनी है ना यार। तो करेक्ट हमसे पूछा, सॉरी इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। तो हमेशा टिक करने से पहले ये समझ लेना कि पूछा क्या गया है, बार बार गलतियां हो जाती है, इंसान है हम। सो 25 नंबर कंसिडर दी 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
दी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स। देखो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स हो गया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि कभी भी आ सकते हैं, कोई भी इसमें रिस्क नहीं लेने का, हर पॉइंट से याद होने चाहिए, इसके हर पॉइंटर से याद होने चाहिए, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, देखो 2016 में आया था, 2024 में जी रहे हैं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसका हमारे इकोनॉमी के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स 2016 में जो आया था उसके बारे में बात करनी है। बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट apparatus like needles, syringes and other material used in healthcare facilities in the process of treatment and research। क्या ये डिफाइंड है भाई? बिल्कुल सही बात है, ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर बताया गया है, ठीक है। सेकेंड नंबर है रूल्स डू नॉट कवर दी वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप। गलत बात है भाई, यहाँ पे ये इसके अंदर भी इसको कवर करते हैं यार। जो वैक्सीनेशन कैंप है वहाँ पे भी ये वेस्ट कवर होते हैं, तो नॉट कवर बोल रहा है। जो सर्जिकल कैंप है वहाँ पे भी, ब्लड डोनेशन कैंप वहाँ पे भी कवर होते हैं, तो नॉट कवर बोल रहा है, गलत बोल रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द लैंड फॉर सेटिंग अप अ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है यार? स्टेट गवर्नमेंट का है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने लगेगी भाई बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, है ना। इसको कौन बनाएगा यार? इसको हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और विद इन 75 किलोमीटर ऑफ द जनरेटेड वेस्ट, जहां पे वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको 75 किलोमीटर के अंदर बनाना जरूरी है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 26 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन बिहाइंड बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। तो हमने देखा था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर जहां पे बैन करने की बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को, नॉट ऑल। तो रीजन क्या है भाई, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम क्यों बैन करना चाह रहे हैं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि डिके नहीं करते और बहुत लॉन्ग टर्म तक ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं। क्रिएटिंग माइक्रोप्लास्टिक्स, बिल्कुल सही बात है, माइक्रोप्लास्टिक्स बनाते हैं ये सिंगल यूज प्लास्टिक। एंड लीड टू सॉइल इनफर्टिलिटी एंड अंडरग्राउंड पॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इजी टू कलेक्ट फॉर रिसाइकलिंग, ना सिंगल यूज प्लास्टिक को आप रिसाइकलिंग के लिए आसानी से कलेक्ट भी नहीं कर सकते। आप पानी की बोतल तो कलेक्ट कर सकते हो, आप जो पॉलीथीन हम खाना जिसमें आप समझना, जिस पॉलीथीन में हम क्या करते हैं सब्जी लेके जाते हैं एकदम पतला सा ब्लैक करके आता है, उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। क्या उसको आप कलेक्ट कर सकते हो यार? नहीं कर सकते रिसाइकलिंग के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए हम बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी 1, 2 and 3 इज द करेक्ट रीजन फॉर बैनिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक। एंड सिंगल यूज प्लास्टिक में याद रखना, जो सिंगल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स हैं उसमें हमारे पास मोर देन 120 माइक्रोन के प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए याद रखना, जो अच्छी कंपनियां होती है, अच्छी जगह होते हैं, वहाँ पे मोटा वाला पन्नी दिया जाता है भाई चीज़ों को रखने के लिए, वही हमारे पास मोर देन 130 माइक्रोन, जिसको प्रोहिबिट नहीं किया गया अंडर दी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है भाई, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। हमको बात करनी है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ है ना, लॉ के द्वारा इसको बैक्ट किया गया है। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा बैक्ट किया गया है, और वो हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं है यार। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो बैक्ड बाय लॉ, बिल्कुल सही बात है। बट दिस लॉ इज नॉट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बट इट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। The public hearing is a mandatory step in the process of environmental clearance। जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसमें पब्लिक हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या? फॉर सर्टेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास इन्वायरमेंट क्लियरेंस होता है इसमें जो पब्लिक हियरिंग है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी बात सुनने भी बहुत जरूरी है, और इसमें जो कमेटी बनती है उसका जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में सपोज करो कोई बड़ी कंपनी आ रही है, कोई बड़ी फैक्ट्री बनानी है, किसी भी एरिया में बनाना है, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी बात भी सुननी पड़ेगी अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस करना है तो। The Environment Impact Assessment Notification of 2006 made it mandatory for the industries, including very small electroplating और फाउंड्री यूनिट्स टू गेट इन्वायरमेंट क्लियरेंस। याद रखना भाई, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। छोटे से छोटे इंडस्ट्री को भी यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस करने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लेजिस्लेशन 2006 में आया था, उसके अंदर
ठीक है, जैसे कि कोई थर्मल पावर प्लांट खोल रहा है, कोई रिवर वैली अराउंड कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई छोटी छोटी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंपनी खोल रहा है, तो उसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। सो दिस इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा कि करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा भाई बी। 28 नंबर क्वेश्चन है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। द स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर डायरेक्टिंग द डी रिजर्वेशन ऑफ द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। कोई रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको आपने डी रिजर्व किया, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी बे, आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है ये। देखो भाई, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है ना, एक्सेप्ट प्रायर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक नहीं है तो, क्योंकि उसको रेस्ट्रिक्ट करता है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो डिजर्व तो हर फॉरेस्ट को स्टेट गवर्नमेंट पैसा कमाने के लिए हर फॉरेस्ट को डिजर्व कर देगा यार, वहां से खनिज को खनिज पदार्थ को ले लेगा और पैसा कमा लेगा। तो इसीलिए जो सेंट्रल का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, उसमें ना यहाँ पे उसको बैन, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया कि आप नहीं कर सकते डी रिजर्वेशन, आपको डी रिजर्वेशन नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कैन इशू एन ऑर्डर है, तो ऐसा नहीं है भाई, विदाउट प्रायर अप्रूवल इट कैन नॉट डू इट। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन डाइवर्ट अ स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट फॉर एसेंशियल नॉन फॉरेस्ट पर्पस। देखो भाई, इसी ने बोला ना भाई, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है कि वही, ऐसा नहीं किसी फॉरेस्ट को भाई एसेंशियल नॉन फॉरेस्ट पर्पस बोल के डाइवर्ट करके इस्तेमाल कर ले, ऐसा नहीं है, इट प्रोहिबिट इट। ओके, तो ये भी गलत है। It gives the central government the power to constitute a committee for the grant of approval for the purpose which is prohibited in this act। बिल्कुल सही बात। सपोज करो स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है किसी जमीन को, नॉन जो फॉरेस्ट जमीन है उसको डिरिजर्वाई करना, तो किसके लिए कमेटी बनाएगी, ऐसा कहाँ पे बोला गया है, ऐसा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर बोला गया कि कमेटी बनेगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। एंड अगर हमारे पास किसी भी एसेंशियल फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस कमेटी के पास जाएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, और वहाँ से जब अप्रूवल मिलेगा तब जाके वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। सो ये करेक्ट है भाई। ये कहाँ पे बताया गया है भाई, ये इसी एक्ट के अंदर बताया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बताया गया है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 29 है यार, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। देखो यार, ये जो एक्ट है ये एनजीटी के अंदर आता है, याद रखना। ठीक है, एनजीटी के अंदर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट भी आता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है, ये भी आता है। इट डिफाइंस बोथ वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है वो वाटर क्वालिटी को भी बताता है एंड वाटर पॉल्यूशन को भी डिफाइन करता है। बिल्कुल सही बात है यार। It provide for the maintenance and restoration of water quality of all types of surface and ground water। ये रिस्टोर करने की बात करता है या फिर मेंटेन करने की बात करता है कि सरफेस एंड ग्राउंड वाटर को, जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, वो बिल्कुल सही बात है यार। It authorized the Department of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation to implement the work for the objective of the act। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वाटर रिसोर्स का, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स जो है, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, जो कि किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, उसको ये यहाँ पे क्या करता है, ऑथराइज करता है क्या, नो। यहाँ पे ये किसके बारे में बात करता है, इट एस्टैब्लिश बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर कंट्रोल। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल का बोर्ड बनाने की बात करता है। एंड इट इज अंडर दिस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव जो है ना, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड नॉट इन द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ओके, सो ये इनकरेक्ट हो गया भाई। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट ऑफ 2001। हमको बात करनी है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट की। ठीक है, 2001 में आया था ये, थोड़ा सा इग्नोर टॉपिक है, बट हाँ कभी भी सदाबहार टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कभी भी टपक जाते हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट का इतना वेटेज है कि आप समझ सकते हो, आपको कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए यार। उसे तो हम MCQs कर रहे हैं, बिकॉज पढ़ी हुई चीज़ इंसान भूल जाता है, बट क्वेश्चन बनाई हुई चीज़ का कुछ ना कुछ याद रहता ही रहता है, और वो कुछ ना कुछ एग्जाम में काम आता है यार, क्वेश्चन को गलत और सही को डिफ्रेंशिएट करने में। हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड से एक थिंकिंग आती है कि ये सही है ये गलत है, वो तब काम आता है आपने जब क्वेश्चन बनाया हो तब। सो प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में जो आया था उसके बारे में हमको बताना है। द एक्ट वाज इनैक्टेड अंडर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स के अंदर यहाँ पे इसको इनैक्ट किया गया था क्या, बिल्कुल 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 सही बात है।
It is the world only IPR legislation which grant intellectual property rights not only the plant breeders but also the farmers। क्या प्लांट ब्रीडर्स के साथ साथ फार्मर्स को भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दी जाती है? बिल्कुल सही बात है, ऐसा कोई भी नियम दुनिया में और नहीं है यार। अंडर दिस एक्ट रिसर्चर्स कैन यूज एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वेराइटीज फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा, तीनों आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं यार। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 में जो आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल की बात करनी है। हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात करनी है। ट्रेडिंग ऑफ सल्फ plus extended producer responsibility certificate has been allowed first time through the new plastic waste management rule। जो extended producer responsibility है उसके सरप्लस को ट्रेड कर सकते हैं, इसका पहली बार बताया गया है इन दी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स में। बिल्कुल सही बात है। एंड रीयूज ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल्स हैज़ बीन मैंडेटेड। क्या ये मैंडेटेड है यार? जो रिजिड प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल है ना, नॉट फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल के नहीं, जो रिजिड प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल है उसका रीयूज़ को उसके रीयूज़ को यहाँ पे मैंडेट किया गया, नॉट फ्लेक्सिबल। मतलब जैसे कि समझना, फ्लेक्सिबल रिजिड में हमारे पास बहुत सारी आते हैं जिसमें हम पैकिंग करते हैं वो सब चीज़ें, है ना। फ्लेक्सिबल में हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे पास कैरी बैग्स हो गए, प्लास्टिक शीट्स हो गए, शैसे हो गए, पैकेट्स हो गए, ये सब pouches। okay, decentralized online portal has been established by every state pollution control board under this rule। बिल्कुल गलत है भाई, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड है, नॉट डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईपीआर की बात करनी है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट की, ईपीआर सर्टिफिकेट की बात करनी है। द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट दैट अलाउज कंपनी टू ब्रिज शॉर्टफॉल इन द टारगेट थ्रू ट्रेडिंग ऑफ सर्टिफिकेट विल बी ट्रेडेड थ्रू इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे जो ट्रेड किया जाता है वो हमारे पास कहाँ पे, ऑनलाइन पोर्टल के साथ ट्रेड किया जाता है, नॉट IEX इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं भाई, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो सेक्रेटरी है वो इशू करता है। क्या ये नो, ये जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इशू करता है। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा बोथ, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। हमको बात करनी है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इज अ नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल करता है नेशन भर में जो पॉल्यूशन है उसको? बिल्कुल सही बात है यार। एंड अंडर दी प्रोग्राम यहाँ पे हमारे पास नेशनल एयर क्वालिटी और एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर हमारे पास 12 पोल्यूटेंट्स आते हैं जो कि हमने देखा है। ये बोल रहा है अंडर द प्रोग्राम 4 एयर पोल्यूटेंट विद सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स and fine particulate matters has been identified for regular monitoring। बिल्कुल सही बात है यार। 12 पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? PM10, PM2.5 जो कि 8 जो कि कॉमन है दोनों में, एयर क्वालिटी इंडेक्स और एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में और एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ये है NO2, SO2, CO, लीड, NH3, ओजोन, ये तो कॉमन है दोनों में। उसके बाद निकल है, आर्सेनिक है, बेंजीन है, बेंजोपायरीन है, ये दोनों में कॉमन है। और ये इट इज़ ओनली इन नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, कॉमन इन बोथ नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। Along with the monitoring of air quality, meteorological factors like temperature,
relative humidity and wind speed and direction are also tracked under the National Ambient Air Quality Program। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो हो जाएगा, तीनों आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन 34 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेस्टिसाइड पॉल्यूशन एंड रेगुलेशन इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन की बात करनी है, उसके रेगुलेशन की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग टॉलरेंस लिमिट ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड इन फूड कमोडिटीज। जो टॉलरेंस लिमिट है फूड कमोडिटीज में पेस्टिसाइड का, उसको कौन रिकमेंड करता है भाई? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है? नो, इट इज FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे पास रिकमेंड करता है टॉलरेंस लिमिट। Central Pollution Control Board is responsible for advising government on technical issues related to manufacturing, use and safety issues related to pesticide। बिल्कुल गलत बात है यार, इट इज द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी, दैट इज CIBRC जो है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी, वो बताता है गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि मैन्युफैक्चरिंग में, यूज़ में, सेफ्टी में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर काम करता है। ये जो CIBRC है वो बायोमैग्निफिकेशन और इकोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन इंक्रीज पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन इन द टिश्यू ऑफ एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट। देखो भाई, बायोमैग्निफिकेशन के अंदर है ना, जो एक होता है बायोमैग्निफिकेशन और एक होता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन में क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन के अंदर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल याद रखना ये। एंड बायो एक्यूमुलेशन अगर आपसे पूछा जाए तो एक ही आदमी के अंदर, एक ही मटेरियल के अंदर, एक ही मछली के अंदर अगर यहाँ पे कंटेंट बढ़ता जा रहा है तो इसी मछली के अंदर और भी बढ़ता जा रहा है तो इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे इट इज इंक्रीज इन द पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन है ना, यहाँ से इसके अंदर, इसके से इसके अंदर, तो ये हमारे पास इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग। हमको बात करनी है एथेनॉल ब्लेंडिंग की। एंड एथेनॉल ब्लेंड इज डिफाइंड एज ब्लेंडेड मोटर फ्यूल कंटेनिंग इथाइल अल्कोहल दैट इज एट लीस्ट 99% प्योर, derived from agriculture product and blended exclusively with gasoline। के स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है, 99% प्योर होना चाहिए जब हम पेट्रोल के साथ इसको ब्लेंड करते हैं तो, है ना, रिन्यूएबल फ्यूल के फॉर्म में होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम सरप्लस राइस विथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड मेज रेस्पेक्टिवली फॉर ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल अंडर इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है यार, शुगर जो है, मतलब इथेनॉल जो है राइस से बना के आप इसको ब्लेंड कर सकते हो पेट्रोल के साथ, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है अंदर इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम। थर्ड है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एडवांस द टारगेट फॉर 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 2025 फ्रॉम 2030। ये गलत है भाई, अभी जो आप गाड़ी चल रहे होगी उसमें इतना E20 लिखता होगा। E20 का मतलब क्या है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है अपने को 2025 तक। पहले 2030 तक था, बट वो टारगेट 2025 कर दिया गया है, नॉट 30%। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फ्यूल ट्रेड और फ्यूल ग्रेड इथेनॉल ब्लेंडिंग डिस्टिलरीज इन द कंट्री। देखो भाई, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है ये। सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, पूरा नाम इसका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 36 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। हमको एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 की बात करनी है। It defines an air pollutant as any solid, liquid and gaseous substance which may cause harm or damage the environment, humans, plants, animals or even damage property। बिल्कुल सही बात है यार, जो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है वो डिफाइन करता है ये सब चीज़ों को। In 2007 an amendment to the act also added noise in the list of harmful substance। 2007 में अमेंडमेंट किया गया और इसने नॉइज ऐड किया
नहीं भाई, ये जो नॉइज़ था वो 1987 में ही अमेंडमेंट करके ऐड कर दिया गया था। The Central Pollution Control Board lays down standard for the quality of air and provide technical assistance and guidance to the State Pollution Control Board. CPCB जो है हमारे पास स्टैंडर्ड देता है एंड ऑल्सो गाइडलाइन देता है, बिल्कुल सही बात है। इन कट हमसे पूछा है, बी इज इन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। CAQM की बात करनी है, विच इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसके बारे में बात करनी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। देखो भाई, ये जो हमारे पास कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो हमारे पास कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द NCT रीजन के अंदर बना है एक एक्ट के थ्रू 2021 में, नॉट अंडर द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCT and adjoining areas Act of 2021. Okay, it conduct research and development through networking with technical institution। बिल्कुल सही बात है यार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है नेटवर्किंग विद टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। द कमीशन विल सुपरसीड बॉडीज सच एज द सेंट्रल एंड द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, UP एंड राजस्थान। बिल्कुल सही बात है यार, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा, UP के अंदर, उसके ऊपर रहेगा ये हमारे पास जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो। द कमीशन इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल गलत है भाई, इट इज हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी। मतलब अपॉइंट किया जाएगा भाई चेयरपर्सन को, जो कि एक चीफ सेक्रेटरी का रैंक रखेगा या फिर सेक्रेटरी का रैंक। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे B 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैंपा दैट इज कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। 2016 में जो आया था कैंपा के बारे में हमसे पूछा गया है। नेशनल कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो कैंपा है दैट इज कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, वो CFI दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर बना है क्या? नहीं भाई, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर बना है। इट विल हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। जो NDC के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक इक्विवेलेंट टू 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030। बिल्कुल सही बात है, जो कैंपा फंड बनाया गया है वो NDC को देखते हुए बनाया गया कि हमको 2.5 से 3 मिलियन कार्बन 3 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना है। Under this act, funds will receive payment for compensatory afforestation and net present value of the forest। बिल्कुल सही बात है, पैसा मिलेगा उसको, है ना, फॉरेस्ट लगाने के लिए एक तरह से, है ना। आप किसी फॉरेस्ट एरिया को काटोगे तो फिर कहीं और वो फॉरेस्ट लगाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे B 2 and 3 ओनली। Which of the following are the areas where compensatory afforestation fund can be used for। तो compensatory afforestation fund का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ द कैचमेंट एरियाज, बिल्कुल सही बात है यार, कैचमेंट एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैनेजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ना भाई, इसका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे तो लोग सोचेंगे, बट इट इज़ करेक्ट, है ना। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को भी यहाँ पे मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पेमेंट ऑफ सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर फॉरेस्ट ऑफिसर्स, नो, इनका जो पैसा आता है वो कैंपा से नहीं आता। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कैंपा का, जैसे कि हमारे पास, है ना, हमारे पास ट्रेनिंग अवेयरनेस जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं,
है ना। रिलोकेशन ऑफ द विलेज फ्रॉम द प्रोटेक्टेड एरिया, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन काम आते हैं, वो सब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो हमने देखा ही। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स। CEPI की बात करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स की बात करनी है। जो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स है उसको CPCB ने डेवलप किया था क्या? बिल्कुल सही बात है यार, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डेवलप किया है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स को। एन इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैविंग CEPI स्कोर ग्रेटर देन 10 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकली पॉल्यूटेंट। क्या 10 से ज़्यादा है तो क्रिटिकली पॉल्यूटेंट बोलेंगे भाई। देखो यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे जो क्लस्टर होते हैं, इसका जो स्कोर किया था वो 0 to 100 किया था, अगर मोर देन 70 है तो उसको हम क्रिटिकली पॉल्यूटेड बोलेंगे। सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडेक्स कैप्चर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एयर, वाटर, नॉइस एंड लैंड। बिल्कुल गलत बात है यार, यहाँ पे नॉइस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एयर, वाटर एंड लैंड है, नॉइस इज नॉट इंक्लूडेड। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जगह A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इको मार्क। हमको बात करनी है इको मार्क स्कीम की। इको मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर लेबलिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है उसको लेबल करने के लिए क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको प्रोवाइड करती है, इशू करती है? नो, इट इज इशूड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। It provides an incentive for manufacturers and importers to reduce adverse environmental impact of product। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ये एक तरह से जो मैन्युफैक्चरर्स है या फिर इम्पोर्टर्स को ना ये एडवर्स इम्पैक्ट के बारे में बताता है इन्वायरमेंट के रिलेटेड। इको मार्क जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको इशू करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। सॉरी इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट हो जाएगा 1, करेक्ट है बी। क्वेश्चन 42 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। 1986 की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एम्पावर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज चार्ज विद द मैंडेट ऑफ प्रिवेंटिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन ऑल इट्स फॉर्म। क्या ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन को हर फॉर्म में रोकने की बात करता है यार? बिल्कुल सही बात है, रोकने की बात तो करता है, बट इट डज नॉट ऑथराइज द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज। इट ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली टू establish authorities. The purpose of this act is to implement the decision of the United Nations Conference on Human Environment in 1972। बिल्कुल सही बात है, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। If an offence under the act is committed by the company, every person directly in charge of the company at the time of commitment of offence is deemed to be guilty unless proven otherwise। बिल्कुल सही बात है यार, इस एक्ट के अंदर आप समझना, अगर आप किसी कंपनी ने कोई भी गुनाह किया तो आपके ऊपर जो लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली चार्ज ऑफ द कंपनी, वो सारे के सारे गुनहगार माने जाएंगे जब तक उनको निर्दोष साबित ना कर दिया जाए। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की बात करनी है। इट रिप्रेजेंट्स द नेशनल गंगा काउंसिल विच इज इन चार्ज ऑफ प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन एंड रिवाइटलाइजिंग द गंगा रिवर एंड ऑल्सो इट ट्रिब्यूटरीज। बिल्कुल सही बात है, ये जो मैनेजमेंट ऑफ गंगा रिवर जो है ये सब चीज़ नया नेशनल गंगा काउंसिल जो था 2016 के अंदर आया था, इसने रिप्लेस कर दी जो नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी है ना है, उसने मतलब जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी पहले था उसको नेशनल गंगा काउंसिल ने रिप्लेस कर दिया 2016 में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2009 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 एंड चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है कि जो नेशनल रिवर गंगा बेसिन है जो अथॉरिटी है वो 2009 के अंदर बना था एंड इट इज़ नॉट अंडर द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बट अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऑफ 1986 एंड चेयर बाय whom? चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, it is mandated to ensure the maintenance of minimum ecological flow in the river Ganga and augmentation of
सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। ये जो इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन रहे और जो सीवेज है वो एक तरह से मेंटेन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अगमेंट करे, इसकी बात करता है जो हमारे पास नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी है। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या सॉरी इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट जाएगा A2 ओनली। क्वेश्चन 44 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। NPSC की बात करनी है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या? बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर इसको फंड करते हैं यार। एंड बाय मर्जिंग द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान एंड द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है, दोनों को मर्ज करके हमने नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाया है। इट कवर वेरियस एक्टिविटीज सच एज इंटरसेप्शन, डाइवर्सन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, शोरलाइन प्रोटेक्शन, लेक फ्रंट डेवलपमेंट, इन सिटू क्लीनिंग। बिल्कुल सही बात है। The NPCA is a single conservation program solely for lakes and currently being implemented under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। बिल्कुल सही है यार, ऐसा लगेगा बट यहाँ पे जो NPCA है ना, ये जो है लेक्स के साथ साथ वेटलैंड्स को भी देखता है यार, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात भी करता है। ठीक है, सो इट इज़ बोथ वेटलैंड्स प्लस लेक्स। दिस इज इनकरेक्ट, सोनली फॉर वेट लेक्स बोल रहा है, गलत है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बहुत इंपॉर्टेंट है यार जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। इट वॉज बॉर्न आउट ऑफ इंडियाज अटेम्प्ट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव एंशारेंट इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है। UNFCCC को देखते हुए यहाँ पे हमने इसको लॉन्च किया था क्या? नो, इट इज़ नॉट UNFCCC बट इट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि 1992 में हुआ था। उसको देखते हुए हमने क्या किया? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया था। इट सिक्स टू चेक बायोपायरेसी, प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, एंड लोकल ग्रोअर थ्रू द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर एंड द स्टेट बोर्ड एंड लोकल कमिटीज़। बिल्कुल सही बात है, सेंटर होता है, स्टेट बोर्ड होता है, एंड लोकल कमिटीज़ के थ्रू बायोपायरेसी को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिवेंट करने की बात करता है, लोकल ग्रोअर्स को प्रिवेंट करने की बात करता है। इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्स that are typically sold as commodities for its research or commercial utilization are covered by this act। है ना, देखो भाई जो इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्स है ना जो कि सोल्ड किया जाता है कमोडिटी, वो कवर्ड नहीं है यार, इसके अंदर एक्सेप्शन है इसके अंदर। ये करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली। क्वेश्चन 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करनी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑफ 1972 एंड इंडिया बिकेम अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन इन 1974। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई कि एक लीगली बाइंडिंग है? पहली बात तो जो हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो हुआ था 1992 में, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। और हमारे पास जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था ना, ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये तो सही है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि 1992 में हुआ था, वो 1972 में हुआ था। इट इज़ इन 1992 और इंडिया इसका मेंबर कब बना था? 1994 में। द कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज द सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट टॉक्स अबाउट द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। जो जेनेटिक रिसोर्स से यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, उसकी यहाँ पे शेयरिंग को हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर बात करते हैं क्या? नो, शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इज अंडर द नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है ना, इट इज़ ऑन बायोसेफ्टी।
एंड नागोया प्रोटोकॉल मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू जेनेटिक रिसोर्सेज की शेयरिंग, ठीक है। दोनों इन कट है, हमसे कट जाएगा, कट मतलब इन कट पूछा, इन कट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गिवन आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टेब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन से हैं जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। सो इट इज़ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है भाई, है ना। इट हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, बिल्कुल सही बात है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि हमने किसके अंदर बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी हमारे पास एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। हमारे पास जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी तो है बट वहाँ पे इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं बनाया है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर बनाया है। नाइनटीन 1960 में आया था। एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है यार, ठीक है, याद रखना। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सिर्फ एक ही बॉडी हमारे पास स्टैट्यूटरी है, दैट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर कवर्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। इनमें से कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स हैं वो कवर्ड है अंडर द नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम इसके अंदर आता है, बिल्कुल सही बात, थोड़ा टेक्निकल है बट हाँ हमको पता होना चाहिए। पैट जो है वो हमारे पास किसके अंदर आता है, NMEE के अंदर कौन आता है, पैट आता है, ठीक है। MTEE आता है, दैट इज द मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अंदर EEFP आता है, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास FEE फीड आता है ना। EEFP क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। एंड FEED क्या है, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसके अंदर नहीं आता भाई, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड द सेंट्रल वाटर कमीशन आर क्रिएटेड अंडर द परव्यू ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, देखो ये गलत है, बिकॉज जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो तो सही है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था, बट सेंट्रल वाटर कमीशन है वो तो 1945 में ही बन गया था यार, आज़ादी के समय। सो इट इज़ इनकरेक्ट। इंडिया इज सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, बिल्कुल सही बात है, जो शिप से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके प्रिवेंशन का जो कन्वेंशन है उसका इंडिया मेंबर है, बिल्कुल सही बात है यार। इनकट हमसे पूछा है, इनकट जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। हमको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करनी है। द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज सेट अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूटेंट्स दैट इज PM10 and PM2.5 by 20 to 30% by 2024 in non-attainment cities, taking the pollution level in 2017 as the base year। भाई ये टारगेट क्या है कि 40% से कम करना है, नॉट बाय 30%, सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हमारे पास क्या है, पहले वो टारगेट रखा था भाई, बट 2022 में इसको चेंज किया गया, है ना। ये जो सही लिखा है लेकिन ये 2022 में चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब वो कितना कर दिया, 40% से कम करने की बात करें नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल एग्जीक्यूट द नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एम्बिटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन विद इन द फ्रेमवर्क NCAP, बिल्कुल गलत बात है यार। इट इज़ नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बट दी Central Pollution Control Board. It does not have a legal mandate to cities and region to implement NCAP, that is National Clean Air Program.
इन अ टाइम बाउंड मैनर फॉर इफेक्टिव रिडक्शन। क्या कोई लीगल मैंडेट नहीं है भाई? बिल्कुल, कि सिटीज़ को ये कंट्रोल मतलब इतना टाइम में करना ही है। इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग अप टू देम। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। तो हमने क्वेश्चन कवर किया भाई इन्वायरमेंट के अंदर एक्ट्स एंड पॉलिसीज से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन आते रहते हैं, हर साल आते हैं क्वेश्चन।